जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए नई 7 जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 7 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। इन जानकारियों में कुछ नए लेटर की भी जानकारी है जो मैं आपको दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। नेशनल फेडरेशन ऑफ डिफेंस ऑनरी कमीशंस ऑफिसर्स के द्वारा 8 सीपीसी के डिप्टी सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा गया है और यह लेटर संबंधित है अपॉइंटमेंट से। जी हां दोस्तों, अनुमति मांगी है इन संगठन ने 8वें वेतन आयोग से। अब कौन सी अनुमति मांगी है, कौन सी जानकारी इन्होंने दी है 8वें वेतन आयोग को, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा एक इंपॉर्टेंट लेटर दिखाकर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा आपको पता है जुलाई 2026 से मिलने वाला डीएडीआर आपका कंफर्म हो गया कि आपको 63% डीएडीआर ही मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आधिकारिक घोषणा कब होगी। जी हां दोस्तों, कुछ जानकारी मेरे पास आई है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि जुलाई से मिलने वाले 63% डीएडीआर की घोषणा कब होगी। एक छोटी सी अपडेट आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, अपडेट सभी पेंशन भोगियों के लिए बेसिक पेंशन, फैमिली पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ कब आपको दिया जाता है। जी हां दोस्तों, अतिरिक्त पेंशन, एडिशनल पेंशन का लाभ आपको आपकी एज के अनुसार, उम्र के अनुसार कब आपको मिलता है, इस पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, डीएससी भर्ती रैली सूचना केवल बंगाल सैपर्स के लिए। जी हां दोस्तों, डीएससी की भर्ती आई है सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए। इस पर भी एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, विलंब शुल्क के साथ जमा कराएं अपना टैक्स रिटर्न। जी हां दोस्तों, आईटीआर फाइल करने की तारीख अब निकल चुकी है, अगस्त शुरू हो चुका है। अगर अब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको शुल्क देना होगा, अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसी पे दोस्तों एक खबर है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, द इकोनॉमिक्स हेराल्ड की, ओपीएस नहीं पूंजीपतियों के कर्ज माफी से बिगड़ी है अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, जो सरकारी अर्थव्यवस्था है वो किस वजह से बिगड़ी है? वो बिगड़ी है पूंजीपतियों के कर्ज माफी से। जो केंद्र सरकार पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रही है, उससे सरकार की हालत बिगड़ी है, ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से। अब दोस्तों इसी पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एनपीएस में मिलेगी गारंटी पेंशन, उच्च स्तरीय समिति बनाएगी नियम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएगी जिसमें एनपीएस में सुधार किया जाएगा। एनपीएस में मिलेगी गारंटी पेंशन जो यूपीएस में दी जाती है। जो यूपीएस में गारंटी पेंशन मिलती है लास्ट पे डाउन का 50%, वही आप कहीं ना कहीं एनपीएस में भी मिल सकती है। इसी पर दोस्तों एक खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारी है, 7 जानकारियां जो मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। सारी जानकारियां समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करने वाला हूं, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप गलती से चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक, ऑथेंटिक, एडवांस जानकारियां ही दी जाएंगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस परसेंटेज को ठीक कर दीजिए, क्योंकि देखने में आया सिर्फ 30% ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और कितनों ने किया है? 69%। तो इस परसेंटेज को आप बढ़ा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और लास्ट में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, नेशनल फेडरेशन ऑफ डिफेंस ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स के द्वारा 1 अगस्त 2026 को एक लेटर लिखा गया है 8 सीपीसी के डिप्टी सेक्रेटरी को। और जैसा आपको पता है 28 जुलाई 2026 को 8 सीपीसी के डिप्टी सेक्रेटरी ने एक लेटर जारी किया था जिसमें बताया गया था कि चंडीगढ़ में 8वां वेतन आयोग आ रहा है।
संगठनों के साथ बातचीत करने। तो दोस्तों उसी से संबंधित संगठनों ने 8 CPC से अपॉइंटमेंट मांगा है बातचीत करने के लिए। जी हां दोस्तों, जो 8th पे कमीशन चंडीगढ़ आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 16, 17 और 18 सितंबर को, और 25 अगस्त तक आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है 8वें वेतन आयोग के साथ। तो दोस्तों जो नेशनल फेडरेशन ऑफ डिफेंस ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स हैं, इनका जो संगठन है वो 8 CPC के साथ बातचीत करना चाहता है चंडीगढ़ में। इस वजह से पहले से अपॉइंटमेंट मांग लिया लेटर लिखकर, और ये लेटर भेजा है 8 CPC के डिप्टी सेक्रेटरी को। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा क्या है जरा आप यहां पे समझ लीजिए हिंदी में। यह पत्र नेशनल फेडरेशन ऑफ डिफेंस ऑनरी कमीशन ऑफिसर द्वारा 8वें वेतन आयोग के उप सचिव को लिखा गया है, डिप्टी सेक्रेटरी को लिखा गया है। इसमें 16 से 18 सितंबर 2026 के चंडीगढ़ दौरे के दौरान आयोग की टीम से मुलाकात, अपॉइंटमेंट और चर्चा करने की अनुमति मांगी गई है। जैसा मैंने आपको बताया, यानी ये संगठन 8वें वेतन आयोग के साथ चंडीगढ़ में बातचीत करना चाहते हैं। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट यहां पे पहले से ही इन्होंने मांगा है लेटर लिखकर। साथ ही प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन होने के कारण इस अनुरोध को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। यानी जो मोस्ट सीनियर सिटीजन है उनको प्राथमिकता दी जाए इस बातचीत में। तो दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं लेटर लिखकर अपॉइंटमेंट मांगा है 8 CPC के डिप्टी सेक्रेटरी से। अब दोस्तों इस संगठन ने पहले ही 8वें वेतन आयोग को अपना मेमोरेंडम जमा कर दिया 8 CPC पर, और दोस्तों जैसे इन्होंने मेमोरेंडम जमा करा उसके बाद एक मेमो आईडी जनरेट हो गई। तो दोस्तों उस मेमो आईडी के साथ इन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा है 8 CPC से। अब दोस्तों इनका संगठन चंडीगढ़ में 16, 17 या फिर 18 सितंबर को बातचीत करेगा 8 CPC की मांगों से संबंधित, डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा पे कमीशन से। इसलिए दोस्तों इन्होंने ये अपॉइंटमेंट लेटर लिखा है, एक आवेदन मांगा है 8वें वेतन आयोग से बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों इस पर यह नया लेटर था जो मैंने आपको यहां पे समझाया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों जैसा आपको पता है जून 2026 का AI स्टिपेंड का आंकड़ा आ चुका है, जिससे फाइनल हो गया कि हमें जुलाई 2026 से DADR मिलेगा 63%। अभी आपको कितना मिल रहा है 60%, अब कितना मिलेगा आगे चलकर 63%, यानी सिर्फ 3% की बढ़ोतरी, सिर्फ 3% की ही बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब कब सरकारी घोषणा होगी, कब मिलेगा हमें 63% DADR। अब दोस्तों इस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2026 से 63% महंगाई भत्ता DA की आधिकारिक घोषणा सितंबर या फिर अक्टूबर 2026 में नवरात्रि या फिर दिवाली के त्योहार के आसपास होने की पूरी संभावना है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है जुलाई का जो आपका DADR मिलता है, जुलाई से मिलने वाला, उसकी आधिकारिक घोषणा होती है दिवाली के आसपास, दशहरे के आसपास। तो दोस्तों यहां पर 63% DADR की घोषणा होगी सितंबर या फिर अक्टूबर में। जी हां दोस्तों, उसी के आसपास होगी। फिर क्या लिखा है, श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो द्वारा जारी जून 2026 के AI स्टिपेंड के आंकड़ों के आधार पे 3% की बढ़ोतरी के साथ आपका कुल DA 63% पूरी तरीके से तय हो चुका है। अब इसे कोई रोक नहीं सकता, ना ही ये कम हो सकता है ना ही ज्यादा हो सकता है। अब यही आपको मिलेगा 63%। फिर क्या लिखा है, हालांकि इसका अंतिम निर्णय और घोषणा केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। जी हां दोस्तों, जब फाइनल अप्रूवल मिलेगी, जब कैबिनेट मंत्री इसकी घोषणा करेंगे, तभी यह फाइनल माना जाएगा। और इसकी घोषणा कब होगी, दिवाली के आसपास, सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में। फिर क्या लिखा है, कब से लागू होगा, यह बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा, यानी बैक डेट का आपको एरियर भी मिल जाएगा। फिर क्या लिखा है, एरियर का भुगतान सरकार जब भी, मान लीजिए अक्टूबर में इसकी घोषणा करती है, सरकार जब भी इसकी घोषणा करेगी तब आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का 3 महीने का एरियर एक साथ दे दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर सरकार अक्टूबर में घोषणा करती है 1 से 20 तारीख के बीच में, तो अक्टूबर की जो आपकी पेंशन है वो 63% DADR के साथ आपको मिल जाएगी। बाकी जो एरियर है जुलाई का,
अगस्त का और सितंबर का 3 महीने का जो एरियर है वो आपके खाते में डाल दिया जाएगा 3% की बढ़ोतरी का। तो दोस्तों दिवाली के आसपास, दशहरे के आसपास होने की पूरी संभावना है, संभवत, जैसे कि सालों से होती आई है। फिर क्या लिखा है, पेंशनर्स को लाभ, कर्मचारियों के साथ साथ देश के लाखों पेंशन भोगियों को भी समान रूप से 63% महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। जैसा आपको पता है सबसे पहले केंद्र सरकार घोषणा करती है, उसके बाद राज्य की सरकारें फिर अपने स्टेट में करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले केंद्र सरकार ही घोषित करेगी, उसके बाद राज्य की सरकारें। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कब अनाउंसमेंट होगा और कितने महीने तक का आपको एरियर भी दिया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, सभी पेंशन भोगियों के लिए बेसिक पेंशन, फैमिली पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ। अब दोस्तों एडिशनल पेंशन का लाभ आपको कब दिया जाता है, आपकी एज के अनुसार, यह भी जानना बहुत जरूरी है। 79 एज पर, 79 आपकी उम्र शुरू होगी, तब आपको 20% एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी जब 80 साल कंप्लीट होगी एज, तब आपको 20% एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। कई पेंशनर्स कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें 79 एज हमारी शुरू हो गई है, 80 साल हमारी शुरू हो गई है, तब हमें एडिशनल पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। एडिशनल पेंशन का लाभ आपको मिलेगा जब आपके 80 साल खत्म हो गए, जब आपको 20% एडिशनल पेंशन, जब आपके 85 वर्ष पूरे होंगे तो 30%, 90 वर्ष पूरे होंगे तो 40%, 95 वर्ष पूरे होंगे तो 50% एडिशनल पेंशन, 100 वर्ष पूरे होंगे तो 100% फुल पेंशन आपको मिलेगी। अतिरिक्त पेंशन निर्धारित नियमों के अनुसार देय होती है। यदि पात्र होने के बाद भी अतिरिक्त पेंशन शुरू ना हो तो अपने बैंक, स्पर्श पेंशन डिस्पेंसिंग अथॉरिटी से संपर्क करें। ज्यादा दोस्तों उम्र आपकी पूरी हो जाती है, जैसे कि 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 वर्ष या फिर 100 साल, अगर आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता जब आपकी उम्र क्रॉस हो जाती है, तो दोस्तों फिर आप अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को कांटेक्ट करेंगे या फिर सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डालेंगे। अगर स्पर्श में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, सही तरीके से गलत है, तो दोस्तों फिर आपको एडिशनल पेंशन आपकी एज के अनुसार नहीं मिल सकती। पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपको समय आने पर आपको एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर सीपीपीसी, बैंक में या फिर स्पर्श में आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो सबसे पहले आप वही सही कराएं, तभी आपको एडिशनल पेंशन का लाभ इस तरीके से मिल सकता है। तो ये बात आपने समझ ली होगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों डीएससी में भर्ती निकली है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डीएससी भर्ती रैली सूचना केवल बंगाल सेपर्स के लिए। डीएससी रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन बीईजी एंड सेंटर रुड़की में 8 अगस्त 2026 को किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, 8 अगस्त 2026 को डीएससी की रिक्रूटमेंट रैली करी जा रही है। इच्छुक एवं पात्र पूर्व सैनिक 1 अगस्त 2026 को 10 बजे ए ब्रांच ग्रुप हेडक्वार्टर बीईजी सेंटर रुड़की में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करें। जी हां दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप फिर जा सकते हैं इस एड्रेस पे रुड़की में। डिस्चार्ज बुक भी आप ले जाइए, ईएसएम का आइडेंटिटी कार्ड, आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा वो ले जाइए, 10 पासपोर्ट साइज भी आप ले जा सकते हैं, सफेद शर्ट और सफेद बैकग्राउंड में। यह भर्ती रैली केवल बंगाल सेपर्स के लिए। सैनिक ही शान है तभी देश महान है। जय हिंद। अब दोस्तों सबसे पहले आप अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट कर लीजिए। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड है आपका, या फिर अगर आप यहां पे जानते हैं तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, तभी आप दोस्तों इस स्थान पे जाएगा, इस प्लेस में जाएगा। वो भी दोस्तों कब बताया इन्होंने, 8 अगस्त 2026 को। तो दोस्तों आप इस डीएससी रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सकते हैं। एक बार आपने रिकॉर्ड से भी कांटेक्ट कर लेंगे जाने से पहले। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक और जानकारी है, विलंब शुल्क के साथ जमा कराए अपना टैक्स रिटर्न। अब दोस्तों जैसा आपको पता है 31 जुलाई की जो तारीख थी वो अब निकल चुकी है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, पेनल्टी फी देनी पड़ेगी। अब उसी पे दोस्तों एक जानकारी आई है, 5,000 रुपए तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है
साथ में बकाया पर ब्याज भी देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, एक तरीके की लेट फी आपको देनी पड़ेगी। आयकर रिटर्न भरने के लिए तय 31 जुलाई की समय सीमा निकलने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना रिटर्न फाइल करने का मौका खो देंगे, ऐसा नहीं है। करदाता वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए अब भी बिलेटेड रिटर्न, देरी से भरे जाने वाला रिटर्न जमा कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, डेट तो खत्म हो गई, लेकिन लेट फी के साथ आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए 5,000 रुपए तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। जिन लोगों की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा विलंब शुल्क 1,000 रुपए तय किया गया है। जी हां दोस्तों, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो उनके लिए लेट फी है 1,000 रुपए। देरी से रिटर्न आमतौर पर 31 दिसंबर 2026 तक फाइल किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, 31 दिसंबर 2026 तक आप फाइल कर सकते हैं आईटीआर, वो भी लेट फी देकर। देरी से फाइलिंग की फीस के अलावा अगर एडवांस टैक्स, टीडीएस और अन्य उपलब्ध टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने के बाद भी कोई टैक्स बकाया रहता है, तो करदाता को धारा 234A के तहत ब्याज भी देना पड़ सकता है। यह ब्याज मूल निर्धारित तारीख से लेकर रिटर्न फाइल करने की तारीख तक हर महीने या फिर महीने के किसी हिस्से के लिए 1% की दर से लगाया जाता है। अनिवार्य टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई नहीं होती। ये कुछ रूल्स हैं जिसके तहत आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन अब तो आपको विलंब शुल्क देना ही पड़ेगा, लेट फी आपको देनी पड़ेगी, तब आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगली जानकारी है द इकोनॉमिक हेराल्ड की। ओपीएस नहीं, पूंजीपतियों के कर्ज माफी से बिगड़ी है अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार समझती है कि अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए तो इससे सरकार पे भार पड़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार की आर्थिक हालत बिगड़ जाएगी, कहीं ना कहीं पैसा खत्म हो जाएगा सरकार के पास से। इसलिए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर रही कर्मचारियों के लिए। इस वजह से सरकार एनपीएस और यूपीएस लेकर आई ताकि सरकार का कुछ पैसा बच जाए। अब दोस्तों यहां पे खबर आ रही है, ओपीएस नहीं, पूंजीपतियों के कर्ज माफी से बिगड़ी है अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, जो मुख्य कारण ओपीएस नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, बल्कि जो सरकार नेताओं को, विधायकों को भर भर कर पेंशन दे रही है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है, अडानी है, अंबानी है, उनका जो कर्ज माफ कर रही है सरकार, उस वजह से सरकार पे आर्थिक बोझ पड़ रहा है। और सरकार खुद तो बताती नहीं है, लेकिन ये आंकड़ों से स्पष्ट होता है, और जितने भी मीडिया वाले हैं वो तो कब्र में घुस जाते हैं, अच्छे से जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अब इन्होंने उसी की जानकारी दी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, पूंजीपतियों के कर्ज माफी से बिगड़ी है अर्थव्यवस्था। अगर नेताओं को, विधायकों को भर भर कर पेंशन ना दी जाए, अगर उनकी पेंशन रोक ली जाए, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर उनका कर्ज माफ ना किया जाए, तो यही पैसा वो बच जाएगा, यही सरकार का सारा पैसा बच जाएगा। अगर ये सब चीजें रुक जाएं, तो दोस्तों फिर उसके बदले ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा सकती है। पुरानी पेंशन बहाली से नहीं, बड़े कॉरपोरेट कर्ज माफी से बड़ा आर्थिक दबाव। पूर्व वित्त सचिव का बयान। जी हां दोस्तों, जो पूर्व वित्त सचिव हैं उनके द्वारा यह बयान दिया गया है। ओल्ड पेंशन योजना से नहीं, पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ कर्ज माफी से देश बर्बाद हो रहा है। जी हां दोस्तों, 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों का। इस वजह से आर्थिक दबाव अब सरकार पर है, और सरकार कहती है कि अगर हम ओपीएस को लागू कर देंगे तो हमारा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा, हम पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं है, ये एक खबर है जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। तो अगर नेताओं की पेंशन बंद कर दी जाए, विधायकों की पेंशन बंद कर दी जाए, पूंजीपतियों पे जो लोन माफ किया जा रहा है अगर उसे बंद कर दिया जाए, तो फिर तो बहुत सारा पैसा होगा केंद्र सरकार के पास, और फिर वो कुछ दे सकती है। एक जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब आपका इस पे अपना विचार क्या है,
आप कमेंट में जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है एनपीएस के कर्मचारियों के लिए। एनपीएस से मिलेगी गारंटी पेंशन, उच्च स्तरीय समिति बनाएगी नियम। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एनपीएस में भी गारंटी पेंशन मिल पाएगी जिस तरीके से यूपीएस में दी जाती है। अब लिखा क्या है, सरकार ने यूपीएस के तहत एनपीएस में गारंटी वाली पेंशन दिलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पेंशन कोष विनियमक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत निश्चित पेंशन सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा और नियम तैयार करने को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, यानी एक कमेटी बनाई है, एक कमेटी का गठन किया है जिसमें यह कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाएगा कि एनपीएस में भी गारंटी पेंशन दी जाए कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। पीएफआरडीए ने कहा कि यह पहल पेंशन नियामक अधिनियम के अनुरूप है। इसका उद्देश्य एनपीएस अंशधारकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली आय को सुनिश्चित और सुरक्षित बनाना। समिति का उद्देश्य हर नागरिक के लिए उम्र दराज होने के बाद आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। जी हां दोस्तों, यानी कि जो आपका पैसा है उसको सिक्योर करना, आगे आपको पेंशन देकर। तो दोस्तों आपकी पेंशन को सुरक्षित करा जाएगा, यानी कि गारंटी पेंशन दी जाएगी एनपीएस के कर्मचारियों के लिए या फिर पेंशनर्स के लिए जिस तरीके से यूपीएस में दी जाती है। हालांकि यूपीएस भी और एनपीएस भी कोई अच्छी स्कीम नहीं है, जितनी अच्छी स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू नहीं कर रही, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एनपीएस को ही बेहतर बना देंगे, यूपीएस को ही बेहतर बना देंगे। यूपीएस में जो गारंटी पेंशन दी जाती है वो गारंटी पेंशन हम एनपीएस के कर्मचारियों के लिए भी लागू कर देंगे। इसके लिए एक समिति का भी गठन कर दिया, जैसे कि आपने ये खबर सुनी। फिर क्या लिखा है, 15 सदस्यीय समिति का गठन दिवालिया शोधन अध्यक्षता बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एम.एस. साहू की अध्यक्षता में किया गया। एक अधिकारी हैं, तो उन अधिकारी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया। इसके मुख्य कार्यों में नियमों का विकास, बाजार आधारित गारंटी, परिचालन के तौर तरीके खोजना, जोखिम कानूनी निगरानी और अंशधारकों की सुरक्षा शामिल है। यानी कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा उनकी पेंशन पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके तहत एनपीएस में भी अब गारंटी पेंशन आगे आपको दी जा सकती है। अब देखना है कि ये कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट कब तक देती है पीएफआरडी को या फिर एनएसडीएल को, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, नई जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। इन जानकारियों से जुड़ी कोई आपकी जानकारी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी आप अपने विचार सुझाव लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं जरूर दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।